एक बार सोच के देखो कि तुम हिमालय के सबसे डेंजरस और सुनसान पहाड़ों में ट्रैक कर रहे हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, हड्डियां गला देने वाली ठंडी हवा और एक अजीब खामोशी। इतनी खामोशी कि तुम्हें खुद अपनी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक उसी वक्त तुम्हारी पैर किसी ऐसी चीज से टकराती है। तुम नीचे देखते हो एक पत्थर, लेकिन नहीं, वहाँ तुम्हें दिखाई दिया एक इंसानी हड्डी यानी कि ह्यूमन बोन। ठीक उसी वक्त तुम डर के मारे 2 कदम पीछे चले जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने नजर घुमाते हो तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। तुम देखते हो सिर्फ 1-2 नहीं, करीब हजारों ह्यूमन स्केलेटन्स तुम्हारे आसपास है, जहाँ किसी का हड्डी पत्थरों में फंसा हुआ है और किसी का सिर पत्थर से बाहर झाग रहा है तुम्हारी तरफ। उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, इतने लोग के हड्डी एक साथ यहाँ कैसे आए और ये लोग वहाँ पर कैसे मर गए? क्या यहाँ पर कोई मास मर्डर हुआ था या फिर किसी जमाने में कोई राजा ने इन लोगों को यहाँ पे मार दिया था, या फिर हिमालय का इन पहाड़ों ने इन लोगों को यहाँ मौत के घाट उतार दिया? आज हम घुसने वाले हैं इंडिया का मोस्ट टेरिफाइंग और अनएक्सप्लेन्ड जगह में, जिसका नाम है रूपकुंड लेक, जिसे पूरी दुनिया जानती है द स्केलेटन लेक के नाम से। पहले इस जगह की खौफनाक जियोग्राफी को समझते हैं। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 16,500 फीट ऊपर ये छोटी सी लेक मौजूद है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल आधा हो जाता है। हवा इतनी पतली होती है कि नॉर्मल एक इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सालों साल तक ये लेक पूरी तरह फ्रीज रहता है, एकदम सफेद चादर की तरह। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गर्मी पड़ता है ये लेक थोड़ा पिघलता है और सामने आता है एक भयंकर सच। बर्फ पिघलते ही लेक के बटन में और उसके चारों तरफ हजारों में ह्यूमन हड्डियां तैरने लगता है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर माइनस होने की वजह से बहुत सारे स्केलेटन्स के बॉडी टिश्यू जैसे हड्डियों, नोक, पैर, बाल, उनके कपड़े, वुडन ऑर्नामेंट्स, लड़की की जेवर, सारी चीजें प्रिजर्व है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सारे लोग सालों बाद नहीं बल्कि कल ही मरे हैं। इन सारे चीजों को ऐसे का ऐसे ही रहना इस एरिया को और मिस्टीरियस बनाता है। तो फिर चलो चलते हैं कुछ फ्लैशबैक में। साल था 1942। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की जंग लगी हुई थी। इस दौरान माधव सिंह मटवाल नाम की एक इंडियन फॉरेस्ट रेंजर ने इस सुनसान हिमालयन पहाड़ों में अपने रेगुलर पैरेड कर रहे थे। वो रास्ता भटककर इस लेक के पास पहुंचे। उन्होंने वह जो देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। चारों तरफ सिर्फ लाशें और हड्डियां थी। उन्होंने उसी वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का होश उड़ गए। उन्हें लगा कि ब्रिटिश इंडिया पर अटैक करने वाले जो जापानी सोल्जर घूम रहे थे ये उसका पूरा का पूरा ट्रूप है, जो रास्ता भटक कर यहाँ पर बर्फ में जम गए। अगर ये सच है तो ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसी वक्त एक टीम को भेजा गया इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए। स्केलेटन्स को कलेक्ट करा गया, उनके कपड़े को चेक करा गया, लेकिन जब रिपोर्ट आया कहानी में एक नया और अजीब ट्विस्ट आया। ये बोन किसी मॉडर्न सोल्जर्स की नहीं थी। इनके लाठियां, इनके लेदर शूज और इनके बचे हुए कपड़े से पता चला कि ये 1940s के सोल्जर से मैच नहीं कर रहे हैं। ये स्केलेटन्स बहुत पुरानी थी, कई सदियों से पहले। अब सवाल ये उठा, ये स्केलेटन्स अगर कोई जापानी सोल्जर्स या ब्रिटिश सोल्जर्स का नहीं है तो इतने सारे लोग वहाँ पर कैसे आए और कहां से आए? उन लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? उसी साथ एक साथ कैसे मरे? तभी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सामने लेकर आए कई नए थ्योरीज। थ्योरी नंबर 1 जो सामने लेकर आया गया, द लॉस्ट आर्मी। पहले लगा कि 19th सेंचुरी में जनरल जोरावर सिंह के सोल्जर्स तिब्बत पर अटैक करके लौट रहे थे और रास्ता भटककर इस लेक के पास आकर मर गए। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने बोन्स को इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा।
क्योंकि उन बोन्स में कुछ लड़कियां और बच्चों का भी स्केलेटन्स था। अभी आप ही लोग सोचो, कोई आदमी अपने साथ क्या बच्चे लोगों को लेकर जाएगा और उनके साथ औरतों को लेकर इतनी मुश्किल पहाड़ों पे क्यों जाएगा? इसी बात पर आर्मी वाली थ्योरी यहाँ फेल हो जाता है। फिर सामने आता है थ्योरी नंबर 2, द डेडली एपिडेमिक। फिर सोचा गया कि ये लोग कोई यात्री यानी कि पिलग्रिम्स थे, जिन्हें रास्ते में कोई भयानक बीमारी यानी कि कोई महामारी जैसे प्लेग या कोलेरा, और सब एक साथ यहाँ आकर मर गए। लेकिन जब फॉरेंसिक लैब में इन सारे लोगों का टेस्ट हुआ तब पता चला इनकी बॉडी में किसी भी तरह के कोई भी डेडलीस्ट बैक्टीरिया का ट्रेस नहीं मिला। अब फिजिकली फिट थे मरने से पहले। बीमारी वाली थ्योरी भी यहाँ पर खत्म होती है। फिर आता है थ्योरी नंबर 3, मास सुसाइड और मर्डर। क्या इन लोगों का मर्डर हुआ था या फिर किसी ने इनके ऊपर अटैक किया था? लेकिन स्केलेटन्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई सोर्स मार्क यानी कि तलवार का निशान नहीं था, ना ही कोई एरो वुंड्स यानी कि तीर की निशान भी नहीं थी। लेकिन एक अजीब बात थी, सभी स्केलेटन्स की खाल यानी खोपड़ी और शोल्डर्स यानी कि कंधों पर एक जैसा फ्रैक्चर था, जैसे किसी ने ऊपर से कोई गोल चीज से उनकी सिर पर हमला किया है। यहाँ आता है साइंस के सबसे बड़े डर पैदा करने वाले थ्योरी, द किलर हेलस्टॉर्म। 2004 में नेशनल जियोग्राफी की एक एक्सपीडिशन ने इन पर रिसर्च किया। उन्होंने जब स्कल के फ्रैक्चर को स्टडी किया तो पता चला कि फ्रैक्चर किसी तलवार या गोली की नहीं थी। ये चोट ऊपर से 90 डिग्री एंगल पर गिरने वाला किसी चीज की थी, और साइंटिस्ट इस टेरिफाइंग कंक्लूजन पर पहुंचे, क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले यानी कि हेलस्टोन्स। एक बार सिर्फ तुम सोच के देखो, तुम 16,500 फीट की ऊंचाई पर हो, चारों तरफ खुला मैदान है और कोई पेड़ नहीं, ना कोई गुहा और ना ही कोई शेल्टर, और अचानक आसमान काला हो जाता है और आसमान से कोई नॉर्मल छोटा सा बर्फ नहीं गिरता, बल्कि गिरता है एक किलो के जैसा सख्त बर्फ के गोले, गोली की रफ्तार से। वो गोले सीधा लोगों के सर पर लग रहे थे। उनकी खोपड़ियां अंदर से सतर्क हो रही थी, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं था। एक एक करते लोग तरफ तरफ कर वहीं पर गिर गए, और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उनका पूरा का पूरा ग्रुप वहीं पर दफन हो गए। रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये मिस्ट्री यहीं पर खत्म हो गई है तो आप गलत हो, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, जिसने साइंस की भी होश उड़ा दी। साल 2019 साइंटिस्ट ने इस स्केलेटन्स का डीएनए टेस्ट करने की सोची। उन्होंने डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग करने का फैसला लिया। अब तक की सबसे एडवांस स्टडीज थी, और इस स्टडीज का जो रिजल्ट आया उसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। डीएनए रिपोर्ट से पता चला ये सारे लोग किसी एक ग्रुप के नहीं थे और न ही एक टाइम पर मारे गए थे। इन स्केलेटन्स में करीब 3 अलग अलग जनरेशन के लोग थे। ग्रुप ए, जिनमें मेजरली इंडियन और साउथ एशियन के लोग थे। ग्रुप बी, इनमें साउथ ईस्ट एशियन के लोग थे। और आता है ग्रुप सी, जो सबसे बड़ा झटका था इन रिपोर्ट का। इस ग्रुप में ग्रीस के लोग बिलोंग करते थे। आपका भी दिमाग घूम गया ना? ग्रीस, ये कैसे पॉसिबल है, जो इंडिया से कई हजारों किलोमीटर दूर है? 18वीं सेंचुरी में ग्रीस के लोग इंडिया पर कैसे पहुंचे, वो भी हिमालय के पहाड़ में इतनी ऊंचाई पे, करीबन 16,500 फीट, जहाँ पर ना कोई फैसिलिटी थी ना कोई चीज का आना जाना था, सिर्फ खुली मैदान थी और पहाड़ और एक लेक। तो फिर वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और इसके साथ जब कार्बन डेटिंग हुई तो एक दूसरा झटका लगा। इंडियन ओरिजिन के लोग लगभग 800 एडी यानी कि आज से करीबन 1200 साल पहले मरे थे, और ग्रीस के लोग लगभग
200 साल पहले मारे थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, रूपकुंड लेक में ये हादसा एक घटना की वजह से नहीं है, कहीं कहीं पुराने साल का है। ये हिमालय का एक ऐसा डेथ ट्रैप है जहां सालों के गैप में अलग अलग लोग आते रहे और यहाँ पर दफन होते गए। इसी के साथ जहां साइंस चुप हो जाता है, वहाँ शुरू होता है लोकल लोगों की कहानियां। उत्तराखंड के गांव में कई साल से एक लोकल सॉन्ग यानी कि फोक गाया जाता है। उस गाने के मुताबिक 19वीं सेंचुरी में कनौज के एक राजा थे, राजा जस धवल। वो अपनी प्रेग्नेंट रानी बालम्पा और अपने सेना उसके साथ नाचने और गाने वाले लोगों के साथ नंदा देवी की राजजात यात्रा कर रहे थे। लोकल लोग कहते हैं कि राजा ने यात्रा की पवित्र नियमों को तोड़ा और पहाड़ों पर ढोल नगाड़े बजाते हुए गए, जिससे वहाँ की लोकल गॉडेस यानी कि माँ नंदा देवी नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने एक भयानक तूफान बुलाया। गाने की लाइंस के मुताबिक आसमान से लोहे जैसे सख्त गोले बरसे और उनके पूरे काफिले को वहाँ पर ही खत्म कर दिया। नैनीताल और चामोली के लोग कहते हैं कि साइंस ने जो हेलस्टॉर्म की बात 2024 में कहे थे, वो हमारे पुरखों को सदियों पहले से पता थी। साइंस ने डीएनए तो निकाल लिया, लेकिन ये सवाल आज भी खड़ा है। ग्रीस के लोग वहाँ क्या कर रहे थे? क्या ये हिलस्टॉर्म सच में कोई कुदरत का करिश्मा था या सिर्फ एक सार्ट था? अगर आपको भी मौका मिले इसी ट्रेक को करने के लिए, क्या हम लोग करेंगे? ये मुझे कमेंट पे जरूर बताइए।